Hello everyone, welcome back to your accountancy videos. As we were proceeding towards chapter 9, that is issue of shares, but the chapter number is chapter 8 in your book because death was included chapter in the retirement earlier. Now we will be moving towards a new topic, that is issue of shares for consideration other than cash. अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर हमने क्या देखा था, वी वर इशूइंग शेयर्स फॉर कैश टू जनरल पब्लिक, चाहे हम पार पे इशू कर रहे हैं या प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं. पार पे कर रहे हैं मतलब फेस वैल्यू पे, प्रीमियम पे कर रहे हैं मतलब मोर देन फेस वैल्यू, मतलब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हम रिसीव करेंगे. सेम हमने देखा द अमाउंट कैन बी रिसीव्ड इन लमसम और इंस्टॉलमेंट्स. हम उसको एक ही बार में रिसीव करेंगे तो दैट इज लमसम, बट अगर हम उसको इंस्टॉलमेंट्स मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, अगर छोटे छोटे पार्ट्स में मंगवाते हैं दैट इज इंस्टॉलमेंट मेथड. नाउ इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश सेज व्हेनेवर यू बाय अ बिजनेस फॉर परचेजिंग अ बिजनेस. हम ऑब्वियसली बात है जब बिजनेस परचेज करेंगे तो हमारे असेट के बैलेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे. हमने लिखा सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट और लायबिलिटीज ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, तो हमने क्रेडिट साइड पे दिखाया दैट देयर वाज इंक्रीज इन अ लायबिलिटी. टू वेंडर्स अकाउंट, मैंने यहाँ पे वेंडर का मतलब क्या है, बेचने वाला. जिस पार्टी ने अपना एक बिजनेस जो रनिंग बिजनेस था उसको बेच दिया वो हमारे लिए बेचने वाला यानी कि वेंडर है. इफ नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, फॉर एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड, तो हम यहाँ पे टू XYZ लिमिटेड लिखेंगे. इफ नथिंग इज मेंशन तो हम वेंडर्स अकाउंट नाम से एंट्री करते हैं. अब असेट्स की वैल्यू थी जो हमने बिजनेस खरीदा 15 लाख, लायबिलिटीज की वैल्यू थी 3 लाख और बाकी हमने 12 लाख रुपीज के अंदर डील कर दी, तो हमारी डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड हैज बिकम equal. But this not may be the case always. Sometimes debit and credit side do not match with each other, but as we all know debits and credits should be always equal so that to make the transaction correct. तो हमें बैलेंसिंग फिगर करके डेबिट या क्रेडिट साइड पे निकालना पड़ेगा कि कितने का डिफरेंस आ रहा है. इफ द बैलेंसिंग फिगर कम्स ऑन दी डेबिट साइड तब हम उसको किस नाम से दिखाएंगे, गुडविल के नाम से. मैंने यहाँ पे लिखा स्टार गुडविल और स्टार कैपिटल रिजर्व. कभी भी डेबिट या क्रेडिट दोनों साइड्स पे बैलेंस नहीं बच सकता, एक ही साइड पे बचेगा. इफ द बैलेंस अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड तो हम उसको डिनोट करेंगे गुडविल के नाम से, एंड अपोजिट इफ द बैलेंस अपीयर्स ऑन द क्रेडिट साइड तो हम उसको शो करेंगे एज कैपिटल रिजर्व. ये सिचुएशन तब अराइज होगी जब डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल नहीं आ रहा. सो आप ऐसे ब्लाइंडली अमाउंट्स नहीं लिख दोगे, आप डेबिट और क्रेडिट का टोटल भी करके देखोगे. यहाँ पे मैंने सन्ड्री असेट्स लिखा है, एक कलेक्टिव टर्म है मेरे सारे के सारे असेट्स के लिए. हो सकता है क्वेश्चन के अंदर आपको सेपरेटली अमाउंट गिवन है, लाइक द बिजनेस which we have purchased was having furniture of rupees 5 lakh, building of rupees 20 lakh, machinery of rupees 6 lakh. तो हम उन सब अकाउंट्स को सेपरेटली लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट. अगर कलेक्टिव अमाउंट आपको गिवन है तो आप उसके लिए सन्ड्री असेट्स लिख सकते हो. सिमिलरली दिस रूल्स अप्लाइज ऑन सन्ड्री लायबिलिटीज ऑल्सो. अगर आपको बताया सन्ड्री लायबिलिटीज हैं 15 लाख की, हमने 15 लाख लिख दिया. बट इफ बाइफिकेशन इज गिवन दैट क्रेडिटर्स वर ऑफ 5 लाख, बिल्स पेबल ऑफ रुपीज 3 लाख, बैंक लोन ऑफ रुपीज 9 लाख, सो वी विल राइट ऑल दोज लायबिलिटीज ऑन द क्रेडिट साइड सेपरेटली. अब बात आती है, हमने अभी जो परचेज किया है एक रनिंग बिजनेस परचेज किया है, तो वी हैव रिटन सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लायबिलिटीज ऑन क्रेडिट साइड एंड वेंडर्स अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. व्हाट इफ वी परचेज अ सिंगल असेट, ऑलवेज इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड ऑलवेज, तो हमने लिखा ऑन परचेज ऑफ एनी असेट, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट. वेंडर अकाउंट क्या है, हमारा बेचने वाले का अकाउंट. हमने उसको क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा, बिकॉज वी हैव बॉट समथिंग फ्रॉम हिम एंड वी आर ऑब्लाइज्ड टू पे हिम इन फ्यूचर. जब भी हम फ्यूचर में कुछ पे करते हैं दैट बिकम्स योर लायबिलिटी एंड लायबिलिटी कम्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑलवेज. तो हम यहाँ पे असेट आ रहा है उसको डेबिट कर देंगे और वेंडर्स के लिए हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हम वेंडर को क्रेडिट साइड पे शो करेंगे. ऑन परचेज ऑफ एनी ऑफ द असेट, दैट असेट कैन बी मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, व्हाटसोएवर द क्वेश्चन सेज.
ये आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन है, बट इसमें पार और प्रीमियम की सिचुएशन अराइज हो सकती है कि हमने जो वेंडर्स को इशू किए हैं शेयर्स, अब हमारा अदर देन कैश बोलने का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से बिल्डिंग परचेज की थी, मैं बिल्डिंग की पेमेंट कैश में ना करके क्या कर रही हूँ, अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर रही हूँ ऑन द नेम ऑफ द पार्टी। जिसको भी मैंने बिल्डिंग के लिए पेमेंट करनी थी, आई एम इशूइंग शेयर्स ऑफ द कंपनी इन एक्सचेंज फॉर द बिल्डिंग। तो मैंने पहले क्या लिखा था, पहले वाले पॉइंट में मैंने वेंडर को लिखा था क्रेडिट साइड पे, बिकॉज इट वाज माय लायबिलिटी। जब मैं उन वेंडर्स को शेयर्स दे दूंगी मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी। डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड ऑलवेज, तो हमने वेंडर्स अकाउंट डेबिट कर देना है नेक्स्ट एंट्री में। और मैंने लिखा टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एंट्री कर रहे हैं कि हमने वेंडर को पेमेंट कर दी, इसलिए लायबिलिटी कम हो गई और एक अनदर लायबिलिटी अराइज हो गई जिसका नाम है शेयर कैपिटल। बिकॉज दिस वॉज एट पार, मतलब अगर मुझे 5 लाख वेंडर को देने थे तो मैंने 5 लाख के ही शेयर्स दिए हैं। एक और केस होता है जिसके अंदर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं एट अ प्रीमियम। प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पे, मतलब मुझे वेंडर को देने तो 6 लाख थे, मैं क्या दे रही हूँ 5 लाख की शेयर कैपिटल। वो जो एक्स्ट्रा 1 लाख है वो क्या है, मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम, कि मुझे शेयर्स कम वैल्यू के देने पड़ रहे हैं क्योंकि मैं शेयर को एक्स्ट्रा प्राइस पे सेल कर रही हूँ, प्रीमियम पे सेल कर रही हूँ। इन केस ऑफ प्रीमियम और पार हमारा एक सिंगल फॉर्मूला रहता है, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। नंबर ऑफ शेयर्स हमें क्वेश्चन के अंदर ये बताया जाएगा दैट इन एक्सचेंज ऑफ बिल्डिंग द कंपनी हैज इशूड शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स गिवन हो ये कंफर्म नहीं है, बट वी कैन कैलकुलेट दैट बिकॉज वी हैव फॉर्मूला। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। अब ये इशू प्राइस कौन सा होता है, द प्राइस एट विच द कंपनी इज इशूइंग शेयर्स फॉर द परचेज ऑफ असेट, दैट इशू प्राइस कैन बी एट पार और एट प्रीमियम। अगर मेरे 5 लाख रुपीज का परचेज कंसिडरेशन है, मैं 100 रुपीज के हिसाब से शेयर्स को इशू कर रही हूं, तो 5 लाख डिवाइड बाय 100 मतलब मैंने 5000 शेयर्स इशू किए। इन कॉन्ट्री अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना व्हेन शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम, 100 रुपए का शेयर हम 110 में इशू कर रहे हैं, तो आप इशू प्राइस जो है, जो ये आपका डिनोमिनेटर है, हमेशा ये होगा पार वैल्यू दैट इज फेस वैल्यू प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट दैट इज प्रीमियम। मतलब यहाँ पे इशू प्राइस बनेगा 100 प्लस 10 से, तब आपके नंबर ऑफ शेयर्स ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखना है, पार है तो सीधा फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, प्रीमियम है तो हम प्रीमियम ऐड करने के बाद जो इशू प्राइस बनता है उस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, सो दैट वी कैन कैलकुलेट आवर नंबर ऑफ शेयर्स। This was about calculating number of shares, but shares can be issued to promoters and underwriters of the company as well. Now, who are promoters and underwriters? First of all, promoters are the company who work for the promotion of the company. अभी कंपनी जो है स्टार्ट नहीं हुई है, कंपनी को प्रमोट करने का काम, उसकी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उसको कंप्लीट करने का काम प्रमोटर्स को होता है। प्रमोटर्स को ये काम करने के बदले में मे बी द कंपनी इज नॉट गिविंग कैश बट प्रोवाइडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। अभी कंपनी स्टार्ट नहीं हुई है, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए प्रमोटर्स जो भी एफर्ट लगा रहे हैं हम उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, बिकॉज वी हैव टू पे बैंक टू देम। मैंने यहाँ पे लिखा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, मेरी कंपनी के एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड ऑलवेज टू प्रमोटर्स अकाउंट। प्रमोटर्स अकाउंट मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा है बिकॉज इट इज माई लायबिलिटी, मुझे इन प्रमोटर्स को पे करना पड़ेगा। At the time when I issue shares to those promoters, मेरी वो प्रमोटर वाली लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो मैं प्रमोटर्स को दोबारा से डेबिट कर दूंगी और लिख दूंगी टू शेयर कैपिटल।
फर्स्ट हमने क्या किया था, अभी सिर्फ हमने अमाउंट ड्यू किया है, प्रमोटर्स को दिया नहीं है। जिस टाइम पे हम उनको शेयर्स दे देंगे तो हमारी एंट्री प्रमोटर्स पहले क्रेडिट हुआ था अब डेबिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी। अब यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हम इसकी एक कलेक्टिव एंट्री भी कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आई वुड एडवाइज कि आप इसकी अलग अलग एंट्री करो, क्योंकि हो सकता है कि प्रीमियम का क्वेश्चन हो और आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालने में मिस्टेक कर दो। तो अगर हमने अलग अलग एंट्री की होगी, एटलीस्ट आपको फर्स्ट एंट्री के फुल मार्क्स मिलेंगे और सेकेंड एंट्री के अगर मिस्टेक है तो डिडक्ट हो जाएंगे। अगर हम एक कंबाइंड एंट्री करते हैं और नंबर ऑफ शेयर्स में मिस्टेक हुई तो आपको उसमें 0 मार्क्स मिलेंगे। दिस वॉज अबाउट प्रमोटर्स। अब बात आती है अंडर राइटर्स ऑफ द कंपनी। आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ोगे, underwriters are the person who help a company to sell its shares। एक कंपनी कभी इतनी अच्छी गुडविल में नहीं होती कि वो अपने सारे के सारे शेयर्स जनरल पब्लिक को इजीली सेल आउट कर सके। इन दैट केस अंडरराइटर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। दे आर द पर्सन हु help a company to buy to sell its shares to outsiders और shareholders। तो ये जो मीडिएटर का काम करने के लिए हमें अंडरराइटर को कमीशन प्रोवाइड करना पड़ता है। ये कमीशन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, तो मैंने लिखा अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। सेम रूल अप्लाई हो रहा है कि मैंने अंडरराइटर्स को अभी अमाउंट ड्यू किया है, पे नहीं किया, तो मैंने लिखा अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट बीइंग कमीशन ड्यू टू अंडरराइटर्स। एंड देन फाइनली फॉर कमीशन थिंग कैश इज नॉट पेड बट शेयर्स आर इशूड ऑफ द कंपनी। तो हमने अंडरराइटर्स को पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर देंगे बिकॉज द लायबिलिटी इज बीइंग रिड्यूस नाउ एंड इन एक्सचेंज अनदर लायबिलिटी अराइजेस दैट इज शेयर कैपिटल। हमने अंडरराइटर्स को शेयर कैपिटल दे दिए बीइंग शेयर्स इशूड टू अंडरराइटर्स ऑफ द कंपनी। हम शेयर्स दे रहे हैं अंडरराइटर्स को बिकॉज उन्होंने हमें सर्विस प्रोवाइड की है। अब बात आती है कि हम जो ये शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है, हमारे पास पैसा तो आ ही नहीं रहा, बट क्या हमें उसको बैलेंस शीट में दिखाना है? आंसर इज यस, हमें उसको बैलेंस शीट में दिखाना है। ये हमारे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड की कैटेगरी में आता है। व्हाई इट इज फुल्ली पेड? चाहे पैसा नहीं आया बट उसके बदले में असेट तो आया है, कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, तो इसलिए हम इसको नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर शो करते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में, और नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख। मेरे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड की कैटेगरी में 2 लाख के शेयर्स और भी थे, मैं यहाँ पे 5 लाख के नीचे ब्रैकेट में लिख दूंगी टू मेक इट क्लियर टू आउटसाइडर्स। जो भी एक कंपनी की बैलेंस शीट में इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उनको ये जानना है कि कंपनी ने अपने शेयर जनरल पब्लिक को इशू करके कितने पैसे रेज किए हैं, साथ साथ कंपनी ने और किसी पर्पस के लिए अपने कितने शेयर्स इशू किए हैं। सो फॉर दैट पर्पस हम अपने नोट्स टू अकाउंट्स में सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में उसको शो कर देंगे। और आपको पता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो फाइनल टोटल अमाउंट होता है, जो कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी का एडिशन होता है, उसको हम अपने शेयर कैपिटल के कॉलम में दिखाते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में अंडर शेयर होल्डर्स फंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29 सेज कि आपने शेयर्स इशू किए हैं ज्यादा अमाउंट के बदले में कम वैल्यू के, तो बदले में बाकी का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर आप देखोगे राजन लिमिटेड परचेज असेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी फॉर ₹5 लाख। अ सम ऑफ 1 लाख वाज पेड बाय मींस ऑफ अ बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट जो आपका होता है, हम उसको डीडी मानते हैं, तो हम सीधा ही अपना बैंक अकाउंट क्रेडिट कर सकते हैं। एंड फॉर द बैलेंस ड्यू राजन लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। सबसे पहले जो हमारे शेयर की वैल्यू है 10, प्रीमियम भी इसी के ऊपर निकलेगा। 10 को अगर हम 25% निकालें तो क्या आ रहा है 2.5, तो मेरे शेयर का इशू प्राइस क्या बन जाएगा 12.5।
अब मेरी बात आती है कि मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालते टाइम कितने अमाउंट को न्यूमरेटर बनाना है। हमेशा आपको ध्यान देना है कि जितना भी परचेज प्राइस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने असेट्स 5 लाख के खरीदे हैं, वो पूरा 5 लाख हमारा परचेज कंसिडरेशन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ दैट 1 लाख वॉज इशूड बाय अब बैंक ड्राफ्ट, हमने बैंक से उसकी पेमेंट कर दी है, बट बाकी जो बैलेंस बचा दैट इज 4 लाख। तो उस 4 लाख को हम 12.5 से डिवाइड करेंगे और अपने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे। हमने सबसे फर्स्ट एंट्री करनी है कि हमने अपने असेट्स परचेज किए थे। राजन लिमिटेड परचेज असेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी फॉर ₹5 लाख। यहाँ पे नेम ऑफ द पार्टी हमें गिवन है। सबसे पहले हमने असेट्स परचेज किए हैं तो हमने लिखा सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, ये मेरी फर्स्ट एंट्री है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, हम इसको पूरे जर्नल के फॉर्मेट में करेंगे। जर्नल वर्ड ऊपर लिखा हमने। नेम ऑफ द वेंडर, राजन लिमिटेड ने परचेज किया, उसका नाम नहीं लिखना। लिखना किसका नाम है? सेलर का। सेलर कौन है यहाँ पे? गीता एंड कंपनी। बीइंग असेट्स परचेज्ड, यहाँ पे गीता एंड कंपनी का नाम हमने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा? क्योंकि अभी हम उसको कुछ पेमेंट नहीं कर रहे। अब मैं आपको जो सेकंड पेमेंट की चीज है उसकी 2 एंट्रीज पास करवा रही हूँ। आप इसकी अलग अलग एंट्री या कंबाइंड एंट्री कुछ भी कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। गीता एंड कंपनी डेबिट टू बैंक अकाउंट, 1 लाख रुपीस की जो पेमेंट है वो बैंक ड्राफ्ट से हुई थी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बीइंग पेमेंट मेड बाय ड्राफ्ट। नेक्स्ट, अब मेरे को यहां से क्लियर हो जाएगा दैट 5 लाख में से 1 लाख की पेमेंट हो चुकी है। मुझे अब पेमेंट कितने की करनी है? 4 लाख की। मैं अगेन गीता एंड कंपनी को डेबिट कर रही हूँ। 5 लाख पहले क्रेडिट किया था, 1 लाख पहले डेबिट हो गया, बाकी 4 लाख मैंने अब डेबिट कर दिया। क्योंकि मैं शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर रही हूं तो मैंने लिखा टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है। बीइंग शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अब आपका यहाँ पे पॉइंट आता है नंबर ऑफ शेयर्स का। हमने लिखा 4 लाख, आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखोगे। परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस, इशू प्राइस क्या है? 10 प्लस 2.5। 4 लाख को अगर हम 12.5 से डिवाइड करें तो मेरे पास आ गया 32,000 शेयर्स। 32,000 शेयर्स हैं, तो मतलब 32,000 शेयर्स जिसकी फेस वैल्यू क्या है? 10। 32,000 शेयर्स जिसका प्रीमियम कितना है? 2.5। बस अब हमें यहाँ पे एंट्री करनी है 3,20,000 एंड 80,000। आपके शेयर्स तो आपने सिर्फ 3,20,000 के शेयर्स इशू किए 4 लाख के बदले में, क्योंकि हमने प्रीमियम पे इशू किए और यहाँ पे प्रीमियम था 80,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 31 में भी लिखा हुआ है जेड लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 2,20,000 फ्रॉम सीडी लिमिटेड। द पेमेंट वाज टू बी मेड बाय इशूइंग 9% प्रेफरेंस शेयर्स। आपको कुछ भी ना गिवन हो तो हम शेयर कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। अगर लिखा हुआ है 9% प्रेफरेंस शेयर्स तो हम लिखेंगे 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नाउ अगेन 2,20,000 का आपका अमाउंट है जिसपे हमने फर्नीचर परचेज किया, तो आपकी फर्स्ट एंट्री यहाँ क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, नेम ऑफ द वेंडर क्या है? सीडी लिमिटेड, तो टू सीडी लिमिटेड। नाउ प्रेफरेंस शेयर्स आर अगेन इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। 100 का प्रेफरेंस शेयर है, उसको हम 110 पर सेल कर रहे हैं, सो इशू प्राइस बिकम 110। तो आप नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जब निकालोगे तो हमें 2,20,000 को 110 से डिवाइड करना है, हमारे पास 2,000 शेयर्स आएंगे, आप उसकी एंट्री करोगे। सेम क्वेश्चन नंबर 32,
33 एंड 34 है, तीनों के अंदर सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. आप इनको ट्राई करोगे एंड यू कैन आस्क द क्वेरीज. आफ्टर दैट मूव टू क्वेश्चन नंबर 35, जिसके अंदर लिखा है भारत लैंप लिमिटेड इशूड 30,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच फॉर परचेज ऑफ द फॉलोइंग असेट्स. मतलब हम 30,000 के शेयर एट द रेट ऑफ 100 यानी कि 30 लाख के अमाउंट की पेमेंट कर रहे हैं अपने शेयर्स की फॉर्म में. For purchasing the following assets and liabilities: plant, land and building, stock in trade and sundry creditors. हमें पता है assets always have debit balance, उनको डेबिट कर देंगे. liabilities have credit balance, उसको क्रेडिट कर देंगे. जो ये अमाउंट हम शेयर्स की फॉर्म में देना चाह रहे हैं, दैट इज योर परचेज कंसिडरेशन. इतना अमाउंट हमने ड्यू करना है वेंडर को. और अगर डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है तो ठीक है, बट डेबिट और क्रेडिट साइड का अगर टोटल इक्वल नहीं आए तो हमें पता है हमारा गुडविल या कैपिटल रिजर्व के नाम से एंट्री होगी. हमने एसेट साइड पे लिखा स्टॉक एंड ट्रेड अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका लिख दिया क्रेडिट साइड पे. अब हम जो शेयर्स इशू कर रहे हैं वेंडर के नाम से, यहाँ पे वेंडर है शर्मा एंड कंपनी, तो हमने शर्मा एंड कंपनी का नाम लिख दिया. हमारे शर्मा एंड कंपनी को 30,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच यानी कि 30 लाख के शेयर्स चले गए. अब मुझे देखना है क्या मेरा डेबिट और क्रेडिट का इक्वल आ रहा है. मेरा क्रेडिट साइड पे है 30 and 2 32 लाख और मेरा क्रेडिट साइड पे है टोटल इसका 28 लाख. 28 लाख और 32 लाख, 4 लाख का तो मेरा डिफरेंस आ रहा है. अगर मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रहा है, तो मैंने बैलेंसिंग फिगर लिखा गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर. ये मेरी चॉइस है बैलेंसिंग फिगर वर्ड लिखना, तो मैंने लिख दिया डेबिट साइड पे. आपने देखा था मैंने एक लाइन पहले से छोड़ रखी थी. आपका लाइन छोड़ने से कटिंग नहीं होगी. अगर गुडविल आ रहा है वो आप यहाँ लिख दोगे, अगर कैपिटल रिजर्व आ रहा है तो भी आप यहाँ लिख दोगे टू कैपिटल रिजर्व करके. एंड डेबिट साइड के बाद सारी क्रेडिट साइड के आइटम्स आ जाएंगी. आपने लिखना है बीइंग बिजनेस परचेज्ड एंड अमाउंट मेड ड्यू. आपने अमाउंट ड्यू कर दिया क्योंकि आपने एक रनिंग बिजनेस परचेज किया था हैविंग असेट्स एंड लायबिलिटीज. अब आप शर्मा एंड कंपनी को कभी भी डायरेक्ट ना देके नेक्स्ट पॉइंट में जो हमने शर्मा एंड कंपनी को अमाउंट ड्यू किया था उसके बदले में अब हम अपने शेयर कैपिटल दे रहे हैं, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर्स. इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स डायरेक्टली गिवन था तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. बीइंग शेयर्स इशूड टू शर्मा एंड कंपनी 30 लाख 30 लाख. जैसे क्वेश्चन नंबर 35 में आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला गुडविल, सेम क्वेश्चन नंबर 36 और 37 आप करोगे तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्रेडिट साइड पे आएगा और आप उसको नाम दे दोगे कैपिटल रिजर्व. Now look at question number 38. In this question, balance sheet is also asked. Better Prospect Limited acquired land costing 1 lakh and in payment allotted 1,000 equity share of ₹100 each as fully paid. हम asset के बदले में vendor को amount due करेंगे और उसके बदले में shares दे देंगे. After that, the company issued 4,000 equity shares for subscription payable as follows. This is issue of share not for consideration other than cash. This is for cash. क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में हम पैसा मंगवा रहे हैं. All the shares were received for and were allotted. जितने लोग शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम सबको शेयर्स अलॉट कर रहे हैं. एंड मनी वॉज ऑल्सो रिसीव्ड एक्सेप्ट 200 शेयर्स के ऊपर जो हमारी कॉल मनी है वो नहीं आ पाई. पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. सबसे पहले हमने एंट्री पास करनी है लैंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट. 1 लाख रुपीस का हमने लैंड परचेज किया था, हमने एंट्री कर दी बीइंग लैंड परचेज एंड अमाउंट मेड ड्यू टू द वेंडर. अब वेंडर का नाम नहीं था तो हम वेंडर्स अकाउंट लिख रहे हैं और हमने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया. यहाँ पे मेंशन्ड था तो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा दैट वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ये तो हो गया हमारा
अदर देन कैश वाला प्रोसीजर। उसके बाद हम अपने सिंपल प्रोसीजर पे वापस आ जाएंगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। हमें पता है सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मंगवाई जाती है, हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 4000 शेयर्स थे, एप्लीकेशन मनी थी 30 के हिसाब से, मल्टीप्लाई किया, आ गया मेरे पास 1,20,000। आफ्टर एप्लीकेशन मनी बीइंग रिसीव्ड वी ट्रांसफर इट टू शेयर कैपिटल। हमने एंट्री कर दी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000। ये चीज हमेशा याद रखनी है कि एप्लीकेशन मनी पहले मंगवाई जाती है, बाद में ट्रांसफर करते हैं, बट बाकी सभी केसेस में पहले हम क्या करते हैं, अमाउंट ड्यू करते हैं, बाद में रिसीव करते हैं। अब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करने के बाद हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 4000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट मनी है 30 के हिसाब से, 1,20,000। इसकी नरेशन क्या बन जाएगी, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। देयर वाज नो एरियर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, तो मतलब फुल अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन allotment 1,20,000. After receiving the amount on allotment, first we need to make first call due. जब हम first call due करेंगे तो हम लिखेंगे share first and final call account debit to share capital account being share final call made due। हमारे पास 40 रुपीज का अमाउंट है 4000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 40, हमने लिखा 1,60,000। अब ये पूरा अमाउंट मेरे पास रिसीव नहीं हो रहा, विद एन एरियर आई एम रिसीविंग, तो मुझे कॉल्स इन एरियर की एंट्री दिखानी पड़ेगी। मैं चाहूँ तो उसको डिडक्ट कर सकती हूँ या कॉल्स इन एरियर के नाम से भी एंट्री कर सकती हूँ, दैट्स माई चॉइस। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट था 1,60,000। मेरा एरियर कितने शेयर्स के ऊपर था, 200 शेयर्स के ऊपर, तो मैंने लिखा 200 मल्टीप्लाइड बाय 40। अब 8,000 नहीं रिसीव हो रहा, 1,52,000 इज बीइंग रिसीव्ड। अब इसको बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड की कैटेगरीज में कॉल्स इन एरियर डिडक्ट हो जाए। शेयर कैपिटल में एज वी ऑल नो ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, 3 कॉलम्स आर देयर। ऑथराइज्ड एंड इशूड के बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, बट कॉलम बनाना नोट्स टू अकाउंट्स में मैंडेटरी है। हम कॉलम बना के यहाँ पे क्रॉस कर देंगे एंड डबल लाइन्स लगा देंगे, मीन्स अकाउंट इज बीइंग क्लोज्ड। आफ्टर दैट सब्सक्राइब्ड एंड fully paid and subscribed and not fully paid, 2 categories are there. फर्स्ट कैटेगरी में मैंने लिखा 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ब्रैकेट में शेयर्स इशूड इन एक्सचेंज ऑफ लैंड। लैंड के एक्सचेंज में शेयर्स हमने इशू किए थे, हमेशा ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड की कैटेगरी में आता है। 1 लाख का अमाउंट शो कर दिया। उसके बाद 4000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए, जिसमें से डिफॉल्ट सिर्फ 200 शेयर्स पे था, यानी कि 3800 शेयर्स पे कोई डिफॉल्ट नहीं था। हमारे वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड की कैटेगरी में आएंगे। 3800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 3,80,000। आफ्टर दैट 200 इक्विटी शेयर्स कम्स अंडर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड कैटेगरी, जिसके ऊपर अमाउंट बनता है 200 इन 200, दैट इज 20,000 रुपीज। जितना एरियर है वो हम डिडक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ है। माइनस किया कॉल्स इन एरियर एट द रेट ऑफ 40,
20,000 में से 8,000 माइनस किए 12,000 आ गया। अब ये तीनों ही हमारी सब्सक्राइब्ड की कैपिटल कैटेगरी में आते हैं। 4,92,000 एडअप किया और उसी अमाउंट को ही हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। पर्टिकुलर्स नोट नंबर रुपीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में जो फर्स्ट हेड है शेयर कैपिटल, बिकॉज द शेयर्स आर इशूड एट पार, तो हमें सिर्फ वो वैल्यू दिखानी है। अगर प्रीमियम होता तो हम रिजर्व एंड सरप्लस की कैटेगरी के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी शो करते हैं। After that, look at question number 39. Light Lamps Limited issued 50,000 shares of ₹10 each as fully paid up to promoters of the company. Promoters को हम इशू करेंगे। हमें जर्नल एंट्रीज याद हैं। पहले इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू promoters account and promoters account debit to share capital. After that, issued 2,000 shares of ₹10 each credited as fully paid अंडर राइटर्स ऑफ द कंपनी। हमने एंट्री ड्यू करनी है पहले अंडर राइटर्स को अमाउंट देने की। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट एंड अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हमने इसकी एंट्री पास करते पहले प्रोमोटर्स के लिए लिखा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट 5 लाख एंड प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख। जो अमाउंट है हमारा नंबर ऑफ शेयर्स को शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास। जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमें अंडर राइटिंग कमीशन देना है। हमने पहले फर्स्ट एंट्री की बीइंग मेड अमाउंट ड्यू टू अंडर राइटर्स 20,000, 2,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और उसके बाद हम उनको शेयर्स दे रहे हैं। अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 बीइंग शेयर्स इशूड टू अंडर राइटर्स ऑफ द कंपनी. That's it for the today's video. After this we will proceed towards forfeiture of shares. Forfeiture of share is one of the most important topic of this chapter, which will help you to gain 8 marks in the boards. So you need to practice this. इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं तो वो 3 मार्कर क्वेश्चन की फॉर्म में आएंगे, या फिर जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन से आ सकते हैं MCQ की फॉर्म में या 1 मार्कर किसी भी फॉर्म में. थैंक यू सो मच.